पहले थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ अपना। मैं योगेश कुमार, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 4 MD पोस्टिंग है मेरी, और आपको पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए फर्स्ट पेपर की पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा मैं आपको, है ना। सेकंड पेपर में जो पॉलिटी है, या फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर की जो पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसके लिए अलग अलग लोग हैं, है ना। लेक्चरार हैं अपने विशाल जी गिल, वो पॉलिटी वालों को पढ़ाएंगे, और जगरूप जी हैं जो ज्योग्राफी वालों को पढ़ाएंगे। हिंदी के लिए रावत जी हैं, विक्रम जी हैं, वो अलग आएंगे ना। तो अभी आज तो देखेंगे कि किसी को बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। 1-2 दिन हम फर्स्ट पेपर के लिए कंटिन्यू करेंगे, 4-5 दिन कम से कम, ठीक है। आज पहली क्लास है, इससे पहले जो क्लासें लगी थी वो हमने किसी और स्टाफ के भरोसे थोड़ा शुरू करने का प्रयास किया था। पहले जब क्लासें शुरू हुई थी सेकंड ग्रेड की, लगभग 20 दिन पहले, तब कोई आया था आप में से? आप आए थे, अच्छा। तो उस समय वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। अब अपने क्लासें कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको राजस्थान जियोग्राफी सर पढ़ा के गए थे, उसके बाद मेरी क्लास हुआ करेगी पॉलिटी की क्लास, और उसके बाद अभी पॉलिटी की 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो एक बार हम ये 2 ही क्लासें कंटिन्यू करेंगे 6-7 दिन तक। उसके बाद हम सेकंड पेपर की क्लासें जो है आगे 6-7 दिन बाद फिर कंटिन्यू आगे करेंगे अपने, ठीक है। अभी हमें फर्स्ट पेपर पे पूरा फोकस देना है। ध्यान देना, फर्स्ट पेपर की क्या अहमियत है सेकंड ग्रेड के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, दोनों में। अगर वो पूछना चाहते हो ना, तो वो है ना, कपड़े दीजिए कोई कीमत पूछे फिर किसे नंगे तो। सुना है कि गाना होने में, अप्सरा गाना, चलो वो छोड़ो। तो सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर की क्या कीमत है, वो पंजाबी वालों से पूछ लेना। जिनका पिछली बार पंजाबी सेकंड ग्रेड से सिलेक्शन हुआ है ना, उनका सिलेक्शन केवल और केवल फर्स्ट पेपर की वजह से हो पाया है। क्योंकि सेकंड पेपर पंजाबी का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। किसी के 25-30 नंबर बनने बहुत मुश्किल हो गए थे, क्योंकि बहुत ही अलग लेवल था, यहाँ के बच्चों को आ ही नहीं रहा था। तो फर्स्ट पेपर जिसका बढ़िया स्कोर किया, जिसने, वो फर्स्ट पेपर में अच्छी रैंक ले गया और फर्स्ट पेपर में ज़्यादा नंबर बना गया, और उसका सिलेक्शन फर्स्ट पेपर की वजह से हो गया। हालांकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हम ज़्यादातर ऐसा होता है कि बहुत से विद्यार्थी फर्स्ट पेपर को अवॉइड करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको रैंक बनानी है अपनी, और वास्तविक रूप में सिलेक्शन में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है फर्स्ट पेपर की, है ना। क्योंकि पर हमारा ये होता है कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होने के कारण थोड़ा हम सब्जेक्ट की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पेपर की भूमिका हम किसी भी प्रकार से अस्वीकार नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर आप लोग फ्रेशर ही है ना। अभी सेकंड ग्रेड चल रही है, सेकंड ईयर चल रही होगी आपकी तो, है ना। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले लग रहे हैं मुझे, ज़्यादातर फ्रेशर ही लग रहे हैं, और शायद पहले नहीं आए। तो हम कंटिन्यू करेंगे, और ये मान के चलिए कि कम से कम 5 महीने का बैच चलेगा अपने, 4 से 5 मंथ की क्लासें रहेंगी अपनी रेगुलर। और अभी तो टाइम यही रहेगा, किसी भी प्रकार से परिवर्तन टाइम में नहीं हो सकेगा, क्योंकि जितने भी टीचर पढ़ाएंगे वो सब गवर्नमेंट है, और 4 बजे के बाद आ सकते हैं। 3 से 4 एक सर है जो आपको ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं, इसमें मैथ रीजनिंग नहीं लगेगा बेटा। मैथ रीजनिंग लगेगी, इनके 4-4 नंबर की मैथ रीजनिंग आती है, वो जब लगेगी तब लगेगी, अभी कुछ नहीं। बाकी पॉलिटी बहुत बढ़िया, 3 दिन पढ़ लो, चौथे दिन अफीम से ज़्यादा तकड़ा नशा हो जाएगा, पॉलिटी छोड़ोगे नहीं आप, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की अपने अपना महत्व है। अब जो मैंने आपको दिया, देखो अभी बहुत से विद्यार्थी इसमें, इस बात में भी असमंजस में है कि सर हम फर्स्ट ग्रेड करें या सेकंड ग्रेड करें। तो देखो, ये असमंजस तो आपको खुद को निकालना पड़ेगा और एक साइड होना पड़ेगा। और यदि भी आप बेरोजगार हैं तो मेरा मानना है कि आप सेकंड ग्रेड करें। अगर कुछ भी नहीं कर रखा है ना, तो मेरा मानना है फिर आप सेकंड ग्रेड करें। देखो, फर्स्ट ग्रेड करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि फर्स्ट ग्रेड नहीं होगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ढंग से तैयारी करोगे तो 100% होगा। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में कंपटीशन ज़्यादा, उस वजह से मैं उसका ज़्यादा कंपटीशन मान लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में वो विद्यार्थी बैठ रहे हैं जो अभी थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं। मतलब उनका लेवल तो अब है ही है, पहले से ही अपने मान सकते हैं। वो थर्ड ग्रेड पहले से लगे हैं, सेकंड ग्रेड वो लगे हुए हैं एसएससी से, तो इसका मतलब लेवल अच्छा है उनका, और वो तैयारी करे तो। और सेकंड ग्रेड में थोड़े कम चांस बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड, जैसे मान लीजिए कि मैं थर्ड ग्रेड लगा हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही लगूँ, सेकंड ग्रेड ना लगूँ, क्योंकि मैंने इस महकमे को आज 9 साल पूरे हो चुके हैं मेरे को गवर्नमेंट जॉब के रूप में। तो मैंने 9 सालों में देख लिया कि सेकंड ग्रेड जाने में कोई फायदा नहीं है, हालांकि जाने में फर्स्ट ग्रेड में भी कोई फायदा नहीं है। थर्ड ग्रेड जैसी नौकरी नहीं है, राजा होता है अपने आप में। रीट में सिलेक्शन हो जाए ना, तो तुम ये समझ लेना कि अपने आप में बहुत महान काम कर लिया, रीट का सिलेक्शन हो गया तो, ठीक है। पर फिर भी मैं ये मानता हूँ कि सेकंड ग्रेड की बजाय जो थर्ड ग्रेड लगा होता है ना, वो कोशिश करता है कि मैं फर्स्ट ग्रेड ही लगूँ। सेकंड ग्रेड फार्म ही नहीं भरते, मैंने 9 सालों में नहीं भरा कभी, ठीक है। हालांकि मैंने तो देखो कोई तैयारी नहीं की, सीधी बात होता, तो ना तो मैंने कभी सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी की, ना मैंने कभी फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी की। मैंने आरएस के लिए तैयारी की है, और उसके बाद बस ये है कि कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस बात से तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। सेकंड ग्रेड हमारा रिजल्ट पिछली बार भर्ती का भी बहुत अच्छा रहा है, सेकंड ग्रेड का रिजल्ट, और इस बार हम अभी से अगर शुरू कर रहे हैं तो शानदार। और इस बार हमारी टीम भी अच्छी है, सारे लेक्चरार हैं अपने साथ में, और भी बहुत से टीचर हैं जो, अब आपको क्वालिटी तो धीरे धीरे 3-4 दिन में अपने आप पता चल जाएगी भी टीचर में कितनी क्वालिटी। वो क्या पूत का पग पालना बिछाना कौन रहा, लाग जगो, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या दिया, देखो अभी जो आपको असमंजस है कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें,
और इन 6 दिनों में जो मेरी क्लासें हैं वो किस चीज़ की क्लासें लगा रहा हूँ मैं आपको, 6 दिनों में मैं वो क्लासें लगा रहा हूँ जो फर्स्ट ग्रेड में भी आएंगी और सेकंड ग्रेड में भी आएंगी, वो सब्जेक्ट। अभी इन 6 दिनों में 1.5 घंटे की आपकी जो 6 बजे तक दो क्लासें लगेंगी, वो 2 क्लासें कौन सी हैं, वो क्लासें हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी हैं टॉपिक और वो सेकंड ग्रेड में भी है। राजस्थान की स्थिति आकृति विस्तार, आप सिलेबस देखेंगे, मैं आपको जो टॉपिक करा रहा हूँ आप अपना सिलेबस को ध्यान में रख। देखो पहला काम होता है सिलेबस याद करना, सबसे पहला काम है। घर जाकर के आज इसी का रट्टा मारना है। सबसे पहले आपको सेकंड ग्रेड का सिलेबस याद होना चाहिए। बीएड सेकंड ईयर वालों, मैं गारंटी देता हूं यदि तुम इस भर्ती में बैठे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा 100%, यदि तुम कंटिन्यू तैयारी करते रहे अभी से। जिस दिन आपकी ये बीएड कंप्लीट हो जाएगी 100% ये होगा कि आप एकदम योग्य होंगे कि आगे आने वाली भर्ती में आप अपने आप को एक प्रबल दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर सकें, है ना। औरों से अगर आगे निकलना है तो पहले तैयारी करनी चाहिए, है ना। जो बीएड कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, फिर तैयारी लगते हैं तो वो बहुत पीछे हो जाते हैं। एक लेवल तो बनता है ना पहले से तैयारी करने का, ठीक है। पूर्व तैयारी का बहुत अच्छा असर पड़ेगा आपको। अच्छा, अभी मैंने जो आपको सिलेबस दिया सेकंड ग्रेड को, किन्होंने मांगा? इधर 2 जनों ने मांगा था मुझसे, मिल गया। सेकंड ग्रेड का भी देखना है, फीस दोनों की दोगे? अच्छा देखो भैया, थोड़ी बहुत मजाक करने की आदत है, अन्यथा मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि ना सीरियस पढ़ाने से भी कुछ नहीं होता। 24 घंटे हो गया। अच्छा, सेकंड ग्रेड का आपको ये पेपर मिला है क्या? पिछले एग्जाम में आया हुआ, ये भी दे दो चलो। अच्छा, अभी आपके हाथ में देखो सेकंड सभी का सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, चाहे आप सेकंड ग्रेड के हैं चाहे आप फर्स्ट ग्रेड के, आपके पास आपका सिलेबस है। पहला काम तो ये होगा कि आप घर जाएं, एक कॉपी लें जिसमें आपने मैटर लिखना होता है, उस कॉपी में इस सिलेबस को उतारें अपने हाथ से। ये नोट्स नहीं रहना चाहिए हाथ में, सिर्फ एक कॉपी में आप सिलेबस उतारोगे। देखो एक तैयारी करने का, अब की बार शुरू से ऐसा शुरू कर दो तैयारी करने का तरीका। आपके पास फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। देखो कोचिंग आप कहीं भी कर लोगे, तैयारी कोई भी करवा देगा, पर एक फंडा होता है EBUS नहीं, SYLLABUS, ठीक है। एक तैयारी करने का फंडा होता है कि कोई क्रम होता है तैयारी करने का, कोई सिस्टम होता है। उस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस उतारो अपने घर जाकर के। सिलेबस का टॉपिक 1, पहला टॉपिक क्या है? अब जैसे आपके हाथ में सिलेबस है, मौर्य और गुप्त काल के दौरान भारत या जो भी है, और सेकंड ग्रेड का मैं कहूँगा आपके हाथ में अगर सिलेबस है तो आपके सामान्य परिचय, स्थिति, आकृति, विस्तार, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पहला टॉपिक आपने लिख दिया कि मेरा ये पहला टॉपिक है, स्थिति, आकृति, विस्तार, मौर्य गुप्त काल जो भी है, टॉपिक लिख दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 2-3 पेजों में आप एक एक पॉइंट, एक एक शब्द जो टॉपिक का है वो लिखो, और आगे इस तरह से 4 खाने बना लेना। आपकी बार सेकंड ग्रेड बहुत हार्ड होने वाला है, 4 या 5 खाने बना लेना। यहाँ आएगी फर्स्ट रीडिंग, यहाँ आएगी सेकंड रीडिंग, यहाँ आएगी थर्ड रीडिंग, यहाँ आएगी फोर्थ रीडिंग। अब आप कोचिंग का काम होगा सिर्फ यहाँ तक, और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ तक ले जाएंगे आपको। ये काम हमारा है, ये काम हमारा है। आप टॉपिक लिखो अपने घर पे जाकर के, सारे सिलेबस दे दिए मैंने आपको, सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस लिख लिया आपने। शुरुआत होगी यहाँ से तैयारी की आपकी। आपने ये लिखा, और उसके बाद जैसे स्थिति, आकृति, विस्तार है, जिस दिन ये टॉपिक हो जाए इस पर टिक कर दो भाई, हाँ मेरा ये टॉपिक, मैंने फर्स्ट रीडिंग होगी, एक बार देख लिया, ऐसा नहीं है कि ये मेरे से अनछुआ नहीं है, मैंने इसको देख लिया कि क्या है ये, ठीक है। धीरे धीरे करके, जैसे मान लीजिए कि इस टॉपिक वाइज जब आप लिखोगे तो आपके टॉपिक बन जाएंगे दोनों फर्स्ट पेपर के, सिर्फ फर्स्ट पेपर की बात करूँ तो आपके टॉपिक बनेंगे 120 से 150 के बीच में, बस इससे ज़्यादा बनेंगे नहीं। 120 से 150 के बीच में टॉपिक बनेंगे। जब आप घर जाकर के एक रजिस्टर उठाओगे, उस रजिस्टर में क्रमानुसार सिलेबस लिखोगे, और वो सिलेबस लिखोगे तो आप पॉइंट बनाओगे, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, इस तरह से पॉइंट बनाते समय आपके सिर्फ 120 से 150 पॉइंट बनेंगे। क्लियर हुई बात? और फर्स्ट रीडिंग में आप टिक करते जाओगे सब कुछ। सबसे पहले काम ये है कि 120 या 150 जितने टॉपिक बने उन टॉपिकों पे टिक कर लो। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी, कोई भर्ती की तैयारी कर रहे हो, शुरुआत होती है यहाँ से, सिलेबस उठा करके, सिलेबस को लिखने से, सिलेबस को याद करने से। यहाँ से अब आपने सिलेबस लिखा तो आपको पता लग गया कि इस सब्जेक्ट में ये पॉइंट मेरे सिलेबस में, इस सब्जेक्ट में ये पॉइंट। और आरपीएससी की बहुत खास बात है, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछती, कचरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपके सिलेबस में यदि लिखा हुआ है ना संविधान सभा, तो सिर्फ संविधान सभा से ही प्रश्न आएगा, फिर संविधान की विशेषताओं से प्रश्न नहीं बनेगा। अगर आपके सिलेबस में लिखा है ना मौलिक अधिकार, तो सिर्फ मौलिक अधिकार से प्रश्न बनेगा, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य से प्रश्न नहीं बनेगा। अगर लिखा हुआ है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का ही प्रश्न बनेगा, प्रधानमंत्री का प्रश्न नहीं बनेगा। ये श्योर है, 100% श्योर है। आरपीएससी के जितने भी पेपर हुए सारे उठा लो, सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं जाता, ठीक है। आपने पॉइंट लिख लिया, सिलेबस लिख लिया, और फिर उनकी रीडिंग शुरू कर दी। अभी से सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कांस्टेबल जो भी तैयारी कर रहे हो आप, शुरुआत यहां से करो।
और 100% एक स्ट्रेटेजी होती है, एक तरीका होता है, एक क्रम होता है तैयारी करने का, और यही वो सबसे बेस्ट क्रम है जिसके आधार पर आप बढ़िया रैंक हासिल करते हो। गधों की तरह काम नहीं करना। पढ़ते तो सारी हैं, ठीक है, उठाया कोचिंग में चले गए, शुरुआत कर दी, ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक हो गया, पता ही नहीं क्या हो गया क्या नहीं होगा। मतलब 3-4 महीने बाद जब नींद से जागे तो अब हुआ क्या है, कन्फर्म नहीं है अभी क्या क्या हो गया क्या क्या नहीं हुआ। ये रोजाना देखोगे, इस रजिस्टर को, पतला रजिस्टर लगा लेना एक छोटा, उसको रोजाना देखो, रोजाना उस पर मनन करो। ये नहीं हो कि 5-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, एक भी टॉपिक पे टिक नहीं हुआ। ये टिक चलते रहने चाहिए। यहाँ पे यहाँ फर्स्ट रीडिंग होगी, उसके बाद सेकंड रीडिंग, उसके बाद थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, और एक ही जगह से बार बार, नई नई जगह से नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ा दिया, यहाँ से आप कर रहे हो, इसके अलावा एक किताब पढ़ रहे हो, बस ये 2 ही चीजें। इसके अलावा जयपुर से भी नोट मंगा लूँ, जोधपुर से भी मंगवा लूँ, वहीं से भी मंगा लूँ, कहीं से कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं है। गरसाना में रह करके, गरसाना में पढ़ करके लोग RS लगे, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक ही चीज को बार बार पढ़ो, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहला काम हमने आज क्या करना है, एक रजिस्टर खरीदना है, सिलेबस आपके हाथ में है, इस सिलेबस को आपने क्रमानुसार लिखना है और पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, राजस्थान जियोग्राफी से एक टॉपिक शुरू हो चुका है आपका आज। ठीक है, पहले शुरुआत में टॉपिक धीरे चलेंगे, मैं आपको 100% बता देता हूँ। भौतिक प्रदेश वगैरह बड़े बड़े टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन 4 बार इसको राइट किया, 4 बार मतलब हमने इसका अध्ययन करना, तो इस क्रम से आप चले। उसके बाद देखो, अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के दोनों में से एक नाव पे सवार हो जाना भैया, पहले बता देता हूँ। दोनों नाव पे सवार रहे तो बहुत बुरी होगी, फिर किसी भी जगह नहीं पहुंच पाओगे, कोई भी डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा आपको, ये ध्यान रख लेना। सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड आज ही शाम तक लास्ट डिसाइड कर देना, बस सेकंड ग्रेड तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तो फर्स्ट ग्रेड। एक बार निर्णय ले लेना, सोच समझ के, बाद में निर्णय नहीं बदलना। और मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ कि यदि आप बेरोजगार हैं और रीट में नंबर कम बन रहे हैं, कम चांस बन रहे हैं, तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तरफ ना जाएं ज़्यादा। नंबर 1 तो सीटें ज़्यादा आएगी, नंबर 2 बेरोजगार ही बैठे होंगे। हाँ, फर्स्ट ग्रेड वाले पे तो रोजगार वाले, मैं भी फर्स्ट ग्रेड दूंगा, ये आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ जो और टीचर पढ़ा रहे वो सारे गवर्नमेंट जो लगे वो भी फर्स्ट ग्रेड देंगे और आप भी फर्स्ट ग्रेड देंगे, तो फिर वो थोड़ा सा कम हो जाते हैं चांस। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लग सकते, थोड़े से चांस कम हो जाते हैं, तो हमें एक बार चांस ना लेकर के, अभी बढ़िया भर्ती आने वाली है, सेकंड ग्रेड की अच्छी भर्ती आएगी, अच्छी पोस्टें होंगी, तो हमें उसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है सिलेबस के लिए। तो अभी ये क्लास की बात आती है, अभी जो 1.5 घंटे की 2 क्लासें लग रही है, आपके सिलेबस में आप देखोगे कि राजस्थान की स्थिति, आकृति, विस्तार, भौतिक प्रदेश फर्स्ट ग्रेड में भी है, उससे फर्स्ट ग्रेड में भी प्रश्न आए हुए हैं, सेकंड ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी प्रश्न आए हुए हैं। उसके बाद भारतीय संविधान की पॉलिटी की बात करूं मैं, तो पॉलिटी के अंदर भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये जो टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी इसमें प्रश्न आए हुए हैं और सेकंड ग्रेड में भी इससे प्रश्न आए हुए हैं। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो चलेंगे आज हमारे में, जो हम शुरू कर रहे हैं, वो दोनों कॉमन है, वो आपके फर्स्ट ग्रेड के लायक भी है और सेकंड ग्रेड के लायक भी है। 7 दिन बाद हम क्लासों को कैसे करते हैं, क्या क्लासिफिकेशन करते हैं क्लासों का, कैसे डिसाइड करते हैं, वो 7 दिन बाद दिखाई करेंगे अपने। 7 दिन तक आपकी कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। 7 दिन आप बिल्कुल, आप हमें देखो, हमने तो आपको देखा ही वही है। ठीक है, आप खुद को आप एग्जाम में देख लेना। ठीक है, 7 दिन तक, और थोड़ा सा कोशिश करनी है कि हम इस हॉल को जल्दी भर दें, और 100% मेरे हिसाब से हम 15 दिन के अंदर इस हॉल को भर देंगे। पिछली बार शुरुआत ज़्यादा अच्छी थी हमारी, पहले दिन की, मैं बता देता हूँ, इस बार उतनी अच्छी नहीं है। कुछ कोरोना का कारण है, कुछ लोग ऑनलाइन के चक्करों में है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक बात बताऊँ आपको, छोटी सी बात है, मैं विरोध नहीं कर रहा, ना ही मैं ये सोच रहा हूँ कि भी मेरे पास ज़्यादा विद्यार्थी आएँ। आपको जहाँ बेस्ट लगता है, जहाँ अच्छा लगता है, वहाँ तैयारी करनी चाहिए। जो एप्लीकेशन बढ़िया लगती है उस एप्लीकेशन लेकर तैयारी कर सकते हो तो वहाँ से करो, पर ऑनलाइन तैयारी मत करो, ऑफलाइन जाओ। कोई बात नहीं, अगर जोधपुर जा सकते हो, जयपुर, कहीं भी जा सकते हो। अगर आपका मन है कि मैं यहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ जाना है, हालांकि जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, खर्चा ज़्यादा ही करोगे वहाँ जा करके। 100% तैयारी यहाँ भी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ से लगे हैं लोग, बाहर जा करके तैयारी करने के बावजूद भी वहाँ अच्छा नहीं कर पाए, फिर यहाँ आकर के तैयारी की और लगे हैं यहाँ से सेकंड ग्रेड पिछली बार। तो यहाँ तैयारी अच्छी हो सकती है, बशर्ते आप अपना 100% दो। आपकी मानसिकता सेट हो कि बस मुझे यहाँ तैयारी करनी है और बढ़िया करवा देंगे, और मेरा विश्वास है कि हम तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवा देंगे। अब आपके ऊपर है, आप पढ़ते कितना अच्छे तरीके से। रीट के अंदर मैं मानता हूँ कि कम से कम 40 से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे जो 125 120 से ऊपर हैं और सिलेक्शन करवाएंगे अपना 100%। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत सही जगह से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बताएंगे आपको हम, जब तक छोटी सी चीज़ से शुरुआत जो होती है ना, वहाँ से जब तक वो आगे नहीं निकल जाते, तब तक हम आपको, ये नहीं होगा कि हम सीधा सीधा फास्टली भाग जाएं आगे सिलेबस करवाने के चक्कर में। ऐसा कभी नहीं होगा। याद होना चाहिए, क्लास में पढ़ोगे तभी आपको यहाँ क्लास में बैठा जाएगा, बैठा ही नहीं जाएगा वरना 100%। मेरे हिसाब से आज आपको योगेश बहादुर सर ने भी मानचित्र करवाया होगा, है ना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, मानगढ़, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, ये वाला
इसी प्रकार से क्रम से है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। और ये शुरुआत है, ज्योग्राफी की शुरुआत होती है मानचित्र से होती है, उसके अलावा तो ये बेसिक है, शुरुआत यहीं से होगी। 2-3 दिन लगाओ इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है हमें आज। 2-3 दिन लगाओ, धीरे धीरे इसको सीखो और फिर ही आगे बढ़ो। आज घर जाकर के 2 ही काम करने हैं, एक तो जो पढ़ाया वो पढ़ना है और ये सिलेबस अपनी कॉपी में उतारोगे आप, 100% उतारना है, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे चलेंगे। अब देखो आपके सिलेबस में टॉपिक है, सेकंड ग्रेड में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। सेकंड ग्रेड में देखो, हालांकि ये क्रम अनुसार नहीं लिखा गया, भारतीय राज्य व्यवस्था नीचे लिखा हुआ है, देखो सेकंड ग्रेड में यहाँ लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखा हुआ है ना। अब आप इस पेज पे तो उसको अंडरलाइन कर दो कि आज हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड वाले भी भारतीय राज्य व्यवस्था जहां लिखा हुआ है वहां नीचे लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषताएं। फर्स्ट ग्रेड वाले भी ये टॉपिक पे अंडरलाइन कर दो, 2 दिन का टॉपिक है, 2 दिन में हम ये टॉपिक पूरा कर देंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। और मेरा जितना भी मैटर होगा, जो भी मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, वो सब आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास मिलेगी। बाद में जाकर के आप यूट्यूब, कुछ समझ नहीं आया, आप जाकर के सनराइज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे खोल के उसको देख सकते हो। बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि आज क्लास नहीं लग पाई है, मेरी क्लास सिर्फ, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। परंतु ध्यान दे लेना, कक्षा में भौतिक रूप से उपस्थित होने में और पढ़ने में जो आनंद आता है ना, वो मोबाइल पे देख के पढ़ने में कुछ भी नहीं पता चलेगा, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको, कुछ पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे तैयारी करूँ। और आप ध्यान रखें, तैयारी के अंदर 30% से ज़्यादा मायने मोटिवेशन रखता है। 70% मेहनत है, हालांकि कहने को ये भी कहते 70% मोटिवेशन और 30% मेहनत, नहीं, 70% मेहनत है, 30% मोटिवेशन है जो काम करता है, और 30 नहीं, मान लीजिए 25% और 4-5% लक। कई बार ऐसा होता है हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जब थोड़ा सा 5% ही ज़्यादा योगदान नहीं होता, थोड़ा बहुत लक खराब होना, तो पेपर आता हुआ भी खराब हो जाता है ना। बागनी में क्या करे, ऊँट पर चढ़ कुत्तियों खा जाए, तो बाग खानी भी हो जाए कई बार। चलो, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। हमारा सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के लिए दोनों के हिसाब से मैंने सोचा है। हालांकि पॉलिटी शुरू करवाने का मेरा एक अलग क्रम होता है, मैं यहाँ से शुरू कभी नहीं करवाता पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जहाँ से शुरू होनी चाहिए वहाँ से होती है, लेकिन फिर भी ये मैंने एक समन्वय स्थापित किया सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के संबंध में। हालांकि हमारा रुझान, मैं स्पष्ट बता देता हूँ, हमारा रुझान सेकंड ग्रेड की तरफ ज़्यादा रहेगा। फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर की और सेकंड ग्रेड जो लेक्चरर है वो ध्यान रखेंगे, पर हमारा रुझान सेकंड ग्रेड की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हालांकि करवाएंगे हम फर्स्ट ग्रेड वाला भी कंप्लीट। चलो, संविधान की विशेषताओं से शुरुआत करते हैं। अब सबको ये पता है संविधान क्या है। संविधान की एक सिंपल सी परिभाषा मैं बता देता हूँ। संविधान एक लिखित दस्तावेजों का ऐसा क्रम है, या एक लिखित ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। हमारा देश कैसे संचालित हो रहा है, 1947 के बाद 1950 में जब संविधान बन के तैयार हुआ, 1950 से लेकर के आज 2021 तक हमारा देश एक क्रम में चल रहा है। हमारे देश में लगातार सरकारें बन रही है, अलग अलग राज्य में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो अलग अलग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मंत्री अपने तरीके से काम कर रहे हैं, न्यायपालिका अपने तरीके से काम कर रही है। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ना हमारे देश में, वो सारा कुछ ना कुछ वो रूल्स हैं जिनके आधार पर ये काम हो रहा है। और वो रूल्स, वो नियम, वो चीजें, वो कहाँ लिखी गई है, हमारे संविधान में लिखी गई है। वो कहाँ लिखी गई है सारी बातें, संविधान में। जैसे सिख धर्म के अंदर बोला गया कि गुरु मान्यो ग्रंथ, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको गुरु मान लिया और उसी के आधार पर सारा सिख समाज उसका अनुसरण कर रहा है। उसी प्रकार से भारत की जितने भी जनता है, भारत के जितने भी लोग हैं, वो सब संविधान को फॉलो करते हैं। जो संविधान में लिखा गया उसी के आधार पर सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। संविधान में संशोधन भी होते रहते हैं, कुछ बदलाव भी होते रहते हैं समय समय पर। अब संविधान के आधार पर यदि हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वो संविधान कभी लिखा गया था, अपने आप तो आया नहीं कहीं से संविधान, ऊपर से तो अवतार हुआ नहीं है उसका, ठीक है। ईश्वर ने तो भेजा नहीं कि ये लो, ये इसी आधार पर देश चलाओ तुम्हारा। उसको कभी किसी ने लिखा था, है ना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखा गया। जैसे मान लीजिए कि आप जैसे कुछ विद्वान बैठे हैं, आपको ये कहा गया कि आप गढ़साना का शासन कैसे चलेगा, आप सारे कुछ बनाओ अलग अलग। ये बताएंगे गढ़साना में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी, वो बताएंगे गढ़साना में उद्योग कैसे चलेंगे, ये बताएंगे गढ़साना के अंदर चिकित्सा कैसे चलेगी, ठीक है, या गढ़साना के लोगों में राजनीति कैसे कार्य करेगी। ये सारी चीजें इस प्रकार से कल्पना कर रहे हैं अपने। इस तरह से एक संविधान सभा बनी थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और उसके बाद उस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अंदर हमारे देश का संविधान बना दिया। अब उस संविधान में जो जो है, जो जो लिखा गया, जो जो बताया गया, उसकी विशेषताएं क्या है। सीधा सा क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की विशेषताएं क्या है। और फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में इस पर बहुत प्रश्न आए हुए हैं। आपका एक काम और रहेगा, आप कल सिर्फ इन प्रश्नों को पढ़ के आएंगे। जो मैंने अभी आपको प्रश्न दिए ना मैंने आपको प्रश्न दिए। देखो, मैंने एक बात बता देता हूं, हम मेहनत खूब करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए, श्योर है।
आपको भी पता लगेगा कि हाँ हमने कितनी छंटनी करके कहाँ से प्रश्न उठा करके दिए आपको, कैसे आपके लिए टेस्ट सीरीज बनाई हमने, कैसे आपको नोट्स दे रहे हैं, मैटर दे रहे हैं हम आपको सारा। अभी मैंने ये क्या छांटा है, क्योंकि मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको पता चले कि भारतीय राजनीति या भारतीय राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के प्रश्न पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं। इतिहास क्यों जरूरी होता है अगर आपको पता हो तो। भाई इतिहास कई बार अपने कहते हैं इतिहास बोरिंग है, ये है वो, इतिहास तो हो गया खत्म हो गया, अब उसका क्या पढ़ना है, क्या महत्व उसको पढ़ने का। इतिहास इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पिछले वर्षों में या पिछली सदियों में, पिछली शताब्दियों में हमारे पूर्वजों के द्वारा यदि कोई गलती की गई है, उस गलती को हम दोबारा ना दोहराएं, इसलिए उसको याद कर लो, उसको पढ़ लो कि पहले क्या हुआ था, और उस अगर कोई गलती हुई थी, अगर कोई घटना घटित हुई थी तो उसके ऊपर कैसे पार पाएगी, उस पर सफलता कैसे हुई, कैसे मिली, 200 वर्षों के शासन के बाद क्यों कैसे हमारे देश को मुक्ति मिल गई, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि भविष्य में अगर ऐसी कोई बात हो तो हम पहले से सजग हो जाए। ऐसा कुछ नियम, ऐसी कुछ चीजें हैं। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भविष्य में, भूतकाल में हमसे जो गलतियां हुई वो भविष्य में से ना हो। इस वजह से इतिहास बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट होता है। तो ये मान लीजिए कि पॉलिटी का इतिहास है, ये वो प्रश्न हैं, ये वो पॉइंट हैं जिनसे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए। सबसे पहले 2011 का है, ये 2021 लिख दिया, पेपर लीक कर दिया पहले ही। भैया नहीं भर्ती 2021 की, इसका पेपर पहले ही आ गया। 2011 का 11 के सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आए हुए प्रश्न पॉलिटी के आपको चाहिए। देखो आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले, सही बता रहा हूं मैं, सबसे पहले तो सिलेबस पता हो, फिर पिछले 2011 से लेकर के खास तौर से जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, उनके पेपर निकालो कहीं से भी, उनके पेपर निकालो, उनके पेपरों को पढ़ो, चाहे आपको कुछ नहीं आ रहा, उनके पेपरों को, उनके प्रश्नों को, उसकी उत्तरमाला निकाल करके उनके उत्तरमाला प्रश्नों को पढ़ो। मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप सनराइज के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारे, उनसे जुड़ जाना, सब मिल जाएगा आपको, वहां से उनको आप प्रिंट निकाल लेना। पिछले एग्जामों के प्रश्नों को पढ़ो, एक स्ट्रेटेजी बनती है, हमारा दिमाग सही चलता है। आप देखते नहीं, कई लोग, आपको ऐसे लगता है कि तैयारी करते करता बाहर उठ गया, बहुत तैयारी करी, बहुत मेहनत कर ली, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। मैं बुरा नहीं कहना चाहूंगा, अपने अध्यापक भी हैं यहाँ पे, मतलब उनकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, वो ठीक तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत किया, दिमाग भी बहुत तेज है उनका, है ना, और पढ़ाते भी बहुत अच्छा है। उनके ही सानिध्य में पिछली बार सेकंड ग्रेड सिलेक्शन हुए सनराइज से, रावत सर, हिंदी बहुत अच्छी है, बढ़िया पढ़ाते हैं वो हिंदी, लेकिन उनका खुद का सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि मैंने उनको तैयारी करते हुए देखा है, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उनको तैयारी करनी आती नहीं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करनी नहीं आती, भाई करूं कैसे। मैं सच बता रहा हूँ, पिछला सब इंस्पेक्टर क्लियर किया था, सिर्फ 16 दिन तैयारी की थी मैंने, सिर्फ ही 16 दिन में क्या पढ़ा, मेरे को पता था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। और अभी सही बता रहा हूँ भाई, आरएस के लिए ये लॉकडाउन और शादी वगैरह की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया था, कोई मैंने तैयारी नहीं की आरएस के लिए, लेकिन फिर भी 83 84 नंबर बना दिए मैंने, सिर्फ और सिर्फ 7-8 दिन पढ़ करके। भी रेगुलर पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, मेरे को आता है, उसके अलावा बस सिलेबस उठाओ। अब मुझे पता है कि 15 दिन में मुझे क्या पढ़ना है, 15 दिन में सारा थोड़ी पढ़ सकता हूँ, मेरे को पता है कि इन एग्जामों से प्रश्न, पिछले एग्जामों में इन टॉपिकों से प्रश्न आए, तो ये 20 एक टॉपिक मैंने छांट लिए, उन 20 टॉपिकों को मैंने 5-7 बार पढ़ा, वहां से 20-25 प्रश्न आ गए, उत्ते से बहुत आगे निकल जाती है, बहुत मतलब स्पोर्ट मिल जाती है। तो तैयारी करने का एक तरीका होता है, पिछले एग्जामों को बहुत जरूरी है, पिछले एग्जाम देखने, उनमें क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। मैंने आप मेरे सब्जेक्ट के दे दिए, योगेश सर आपको कल आपको राजस्थान के भूगोल के प्रश्न दे देंगे, राजस्थान की मैं आपको भारत के भूगोल के दे दूंगा, योगेश सर आपको राजस्थान के भूगोल के प्रश्न दे देंगे, राजस्थान के कल्चर वगैरह के प्रश्न। फर्स्ट पेपर की तो चिंता ही मत करो, 100% कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पेपर जो है वो भी आप सर को बोल देना, या मैं भी बोल दूंगा कि पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का हमें पता होना चाहिए, किस टॉपिक से क्या प्रश्न है। अब आप देखो, अब सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 2011 में पॉलिटी के क्या प्रश्न आए हुए हैं, 2013 में पॉलिटी के क्या प्रश्न आए हुए दे दिए इसमें। 2013 में देखो पॉलिटी के बहुत प्रश्न आए, 2016 में पॉलिटी के क्या प्रश्न आए हुए हैं, वो भी थोड़े से ढंग से इसे छंटे नहीं है, बाकी खूब प्रश्न आए हुए हैं। 2016 में आगे और दे दिया, री एग्जाम 2016। फिर 2018 के सेकंड ग्रेड में क्या क्या क्वेश्चन आए, 2018 के सेकंड ग्रेड को 2 भागों में बांट करके अलग अलग दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ये वो प्रश्न हैं जो पीछे के एग्जामों में आए हैं, इनको पढ़ने से आपके दिमाग की थ्योरी कुछ क्लियर होगी कि क्या टॉपिक है, उन टॉपिकों से क्या प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, मुझे पढ़ने चाहिए। अभी इसके उत्तर मैंने यहाँ नहीं दिए, उत्तर मैं आपको कल या परसों बताऊंगा, आप इनको पढ़ेंगे जरूर। और ये पॉलिटी का एक रजिस्टर लगा लेना, ये पेज आपके पहले फ्रंट पे चिपका होना चाहिए, जैसे पेज खोलोगे वहाँ पे इसको चिपका देना कि ये पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। और वहाँ पॉलिटी के पहले पेज पे आपने पॉइंट लिखने हैं। देखो आज तो मैं आपको पॉइंट नहीं लिखा रहा, वरना मैं पॉलिटी को जो पढ़ाने का क्रम है वो बताऊंगा आपको एक आधे दिन बाद, ठीक है। वहाँ आप ये पॉइंट लिख लेना, आपने पॉलिटी का रजिस्टर अलग, वहाँ ये पॉइंट लिख लिया आपने पहले पेज पे, ये पॉइंट है, ये टॉपिक है मुझे पढ़ने, ठीक है। और आज अभी एक बार अपने शुरुआत कर रहे हैं संविधान की विशेषताओं से, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे बात करेंगे क्लियर। देखो संविधान की विशेषताएं, बस ये एक बार ये स्लाइड, बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका ये होगा 100% सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखूंगा मैं,
ना मैं कोई नोट्स दूंगा, कुछ भी नहीं, मैं भी बोर्ड पे लिखूंगा और उसके बाद आप उतारोगे अपनी कॉपी के अंदर, बस इस क्रम से चलेंगे। नोट्स वगैरह कुछ नहीं, सीधा समझाने से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना। संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान मैंने आपको बता दिया, सब आप बीएड कर चुके हैं, इतना तो समझ ही चुके हैं संविधान क्या है। संविधान की विशेषताओं में बात करें तो सबसे पहली बात है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सर पानी ला दो मेरे को, पानी की बोतल ला दो। सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां थी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग है। 22 भागों में 395 अनुच्छेद है, 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में लगभग 480 अनुच्छेद हो चुके हैं, ये ध्यान रख लेना। वर्तमान में लगभग कितने, 480 अनुच्छेद हो चुके हैं। अभी मैं इस पर और चर्चा करूंगा। उसके बाद देखो, और 25 भाग हो चुके हैं। कितने भाग है संविधान में, 25 भाग हैं और 8 + 4 = 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं। कितनी अनुसूचियां हो चुकी हैं, 12। देखो अभी मैं क्या बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि किताब है, वो किताब मूल रूप से 3 भागों में बटी हुई है। उस किताब के 22 भाग हैं। कितने भाग है, 22 भागों में 395 अनुच्छेद है। जैसे भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद है, भाग 2 में 5 से 11, 3 में 12 से 35, इस प्रकार से। उसके बाद लास्ट में अनुसूचियां जोड़ी गई है मूल संविधान में। जो मूल संविधान कौन सा, वह संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को वो संविधान जो लागू हुआ था, उस संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में क्या हो चुका है, वर्तमान में भाग 25 हो चुके हैं। 22 से ज्यादा कितने बढ़ गए हो के 25। अभी कौन से 25 है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और किस प्रकार का प्रश्न आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और अनुसूचियां कितनी हो चुकी है, 8 और 4 12। पहले 8 थी, फिर 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। क्या है इनमें, क्या है, डिटेल में लिखवाऊंगा। अभी एक बार शॉर्ट में सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे इसको लिखने के लिए। संविधान सभा बैठी थी, 389 सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को दिन निर्वाचित होकर के आने के बाद पहले दिन 207 सदस्य बैठे थे। उन सदस्यों ने मिलकर के संविधान लिखना शुरू किया था। 60 देशों का संविधान मंगाया गया, अलग अलग देशों का, फिर उसको लिखना शुरू किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक लिखते रहे वो। तो उस तरह से बना दिया भारत को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान बना दिया। विश्व का सबसे लंबा संविधान, सीधा प्रश्न आता है तो इंग्लैंड का संविधान, क्योंकि वो अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है इंग्लैंड के संविधान की। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान, 7 ही अनुच्छेद है उसके अंदर, ठीक है, बाद में उसकी विस्तार है। उसके बाद है नम्यता व अनम्यता का समन्वय। भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। नम्यता मतलब लचीला, अनम्यता मतलब कठोर। ये शब्दों की हेर फेर बहुत ध्यान रखना। पॉलिटी के अंदर शब्दों की हेरफेर बहुत ज्यादा होती है। पॉलिटी के अंदर ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप शब्दों पर पूरा ध्यान दें। नम्यता व अनम्यता का समन्वय होता है, यानी कि कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है भारत का संविधान। कठोर और लचीलेपन का मिश्रण, मतलब कठोर भी है, ऐसे नहीं है कि उसको ठोकोगे तो ये तो कठोर बहुत है ये संविधान, नहीं ऐसा, या फिर लचीला है टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। कठोर और लचीले का मतलब ये है कि परिवर्तनशील है भारत का संविधान। परिवर्तन आसानी से भी होते हैं और बहुत मुश्किल से भी होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान में 2 प्रकार से परिवर्तन की बात करता है। एक तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से, और एक सिर्फ विशेष बहुमत से। ये 2 तरीके होते हैं संविधान में संशोधन करने के। भी व्याख्या सहित बात करूंगा मैं, एक बार नॉर्मल बता रहा हूं। तो इस आधार पर क्या कहा गया है, क्योंकि संविधान में परिवर्तन आसानी से भी हो सकते हैं और बहुत कठोर तरीका भी है, तो इस आधार पर क्या कहा गया कि भारत का संविधान जो है वो नम्यता व अनम्यता का मिश्रण है, यानी कि कठोर भी है वह लचीला भी है। कठोर भी है और लचीला भी, दोनों का मिश्रण है। उसके बाद है संघात्मक शासन व्यवस्था परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। ये विशेषताएं अगर आप पढ़ लोगे और समझ लोगे ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2 या 3 दिन लगेंगे हमें पॉलिटी की विशेषताएं पढ़ने में। इसमें पॉलिटी का सार है सारा, बहुत ऐसे शब्द हैं जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे। एग्जाम में रटे रटाए प्रश्नों में यहां से कोई प्रश्न नहीं आता, यहां से प्रश्न आता है समझ पर आधारित। संघात्मक परंतु एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था वो होती है जिसमें एक बहुत बड़ा देश हो, देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया हो, और देश को अलग अलग राज्यों में बांटा हो, राज्यों की अलग सरकार हो, केंद्र की अलग सरकार हो, उसे कहते हैं संघात्मक। संघ मतलब राज्यों का संघ। संघ में क्या होंगे, कुछ राज्य होंगे, उन राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, एक केंद्र की तरफ काम करता होगा। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, परंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। एकात्मक शासन व्यवस्था जैसे अमेरिका के अंदर है। एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जब पावर एक ही व्यक्ति के हाथ में हो तो वो एकात्मक है, और जब पावर को बहुत सारे लोगों में बांट दिया जाए तो संघात्मक है। अब ध्यान देना, भारतीय संविधान है तो संघात्मक, लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव हो जाता है। कब हो जाता है उस पर बात करते हैं। संघात्मक कैसे कि पावर
केवल प्रधानमंत्री के पास नहीं है। प्रधानमंत्री और उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास भी पावर है, उसके बाद गांव में सरपंचों के पास भी पावर है। बांटा गया है ना, आप देखो संविधान की अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा किया गया, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, विषयों को बांटा गया अलग अलग। ये कुछ विषय जिन पर केवल केंद्र सरकार काम करती है, फिर कुछ विषय जिन पर काम राज्य सरकारें भी करती है, फिर स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इस प्रकार से जब पावर को बांट दिया जाता है तो ये तो होती संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। अब इसको अपने जब डिटेल और पढ़ेंगे तब और समझेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, पावर को बांट दिया जाता है, और एकात्मक में क्या होता है, पावर बंटती नहीं है, एक ही व्यक्ति के हाथ में रहती है। अब भारत में है तो संघात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि पावर को बांटा गया, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री में पावर बंट गई सारों में। लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव कब है, जब आपातकाल लग गया देश में। अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल लग गया, 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगा दिया गया। अब जब आपातकाल लग गया तो राज्य के मुख्यमंत्रियों की पावर खत्म, सारी पावर किस में आ गई, प्रधानमंत्री में आ गई। सारी पावर किस में आ गई, प्रधानमंत्री में आ गई। तो अब जब सारी पावर एक व्यक्ति में होगी तो वो किसका उदाहरण है, एकात्मकता का। जब सारी पावर एक ही व्यक्ति में आ गई तो किसका उदाहरण हो गया, वो एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण हो गया। और नॉर्मली देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। सीधा सीधा पूछा जाए कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली है भारत में, संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी कि पावर को बांट दिया गया है तो संघात्मक है। लेकिन जब आपातकाल हो गया तो एकात्मक हो गया, एकात्मक की ओर झुकाव ज्यादा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे अपने। त्रिस्तरीय सरकार, भारत में 3 स्तरीय सरकार है। एक तो केंद्र सरकारें होती हैं, आपको पता है, उसके बाद राज्य सरकार होती है राज्यों में, और उसके बाद स्थानीय सरकार होती है, ये भी आपको पता है, स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य सरकार के प्रमुख हो गए। और स्थानीय सरकारों को 2 भागों में बांटते हैं, गांवों की सरकार अलग, राज्यों की सरकार अलग, और शादी होने के बाद एक सरकार घर पे भी हो जाती है। स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में देखो, एक तो ग्रामीण स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन या ग्रामीण सरकार होगी, एक होगी शहरी स्वशासन या शहरी सरकार होगी। ग्रामीण स्वशासन के 3 रूप होते हैं। सबसे छोटे स्तर पर होती है ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर होती है पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर होती है जिला परिषद। ठीक है, शहरी स्वशासन के भी 3 रूप होते हैं। सबसे छोटे स्तर पर होती है नगर पंचायत, जिसको आप नगर पालिका बोलते हो, बहुत ही गलत है ये। सही नाम क्या है, नगर पंचायत होता है, अनूपगढ़ नगर पालिका नहीं है, अनूपगढ़ नगर पंचायत है सही मायने में तो। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने एक होर्डिंग गलत लगाया था, नगर पालिका, सबने नगर पालिका लगाना शुरू कर दिया। ध्यान देना, संविधान में शहरी स्वशासन के सबसे छोटे स्तर हेतु जो शब्द उपयोग में लिया गया है वो है नगर पंचायत। उसके बाद होते हैं नगर परिषद, जैसे गंगानगर नगर परिषद है। उसके बाद सबसे बड़े स्तर पर होती है नगर निगम, जैसे जयपुर नगर निगम है, अजमेर नगर निगम है, उदयपुर नगर निगम है, ये नगर निगम होता है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है नगर पालिकाएं। ये तीनों नगरों को पालने वाली संस्थाएं तीनों। परंतु हमारे अब यूज क्या होता है, सबसे छोटे स्तर के लिए नगर पालिका शब्द यूज करने लगे, जबकि सबसे छोटे स्तर पर संविधान में जो शब्द यूज किया गया वो शब्द क्या है, नगर पंचायत है। 73वें संविधान संशोधन के बाद 74वें नगर परिषद और नगर निगम, ये स्थानीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार है भारत के अंदर। उसके बाद आता है सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में द्विसदनात्मक संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में सबसे ज्यादा पावर अगर माने तो जनता के पास है, जनता के बाद क्योंकि संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है, जनता के बाद, या फिर हम कहते हैं कि संविधान में सबसे ज्यादा पावर है। और संविधान ने किसको दी है सबसे ज्यादा पावर, तो बात करते हैं तो संसद को दी है। किसको दी है, संसद को दी है। अब संसद को कैसे दी है, संसद सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे है, इस पे अपनी डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे, आगे जब पॉइंट आएगा। उसके बाद संसदीय संप्रभुता। देखो मैंने कहा कि संसद को सबसे ज्यादा पावर दी गई है, संसद की प्रभुता है देश में। अब ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूं ना, हो सकता है आपको थोड़ा अटपटे लग रहे हो, पहले दिन आए हो और इन चीजों से, इन शब्दों से आप रूबरू हो रहे हो तो थोड़ा एक बार लगेगा, लेकिन ये शब्द जानने बहुत जरूरी है। आसान पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होता। इन शब्दों को धीरे धीरे मेरे साथ जब आप 15-20 दिन पॉलिटी पढ़ लेंगे ना, तो आप इन शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, धीरे धीरे जान जाएंगे। संसदीय संप्रभुता, यानी भारत में संसद को प्रभुता दी गई है, सबसे ज्यादा पावर है, संप्रभुता है। और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अब संसद को सर्वप्रभुता, तो इसका मतलब संसद कुछ भी कर सकती है? नहीं। उस पर रोक कौन लगाती है? संसद के बनाए गए गलत नियमों पर रोक कौन लगा रही है? न्यायपालिका लगा रही है। तो संसदीय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता दोनों में सुंदर समन्वय है हमारे संविधान में। ये संविधान की विशेषता है हमारे संविधान की कि संसद संप्रभु है, संसद के पास खूब पावर है, संसद हर प्रकार का नियम बना सकती है, संसद संविधान में संशोधन भी कर सकती है। लेकिन न्यायपालिका उस पर रोक लगाती है, तो इसका मतलब न्यायपालिका सर्वोच्च है। पर फिर भी
इन दोनों के बीच में भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन दोनों में एक बहुत ही अच्छा समन्वय दिखाई देता है हमारे संविधान के अंदर। ये हमारे संविधान की विशेषता है। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। अब देखो, हमारे घर में एक सिस्टम होता है, अगर आपको पता हो तो, जैसे प्रत्येक देश में एक सिस्टम होता है। आपने मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना होगा, जिसने एक सिद्धांत दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। रूस का विद्वान था जिसने एक सिद्धांत दिया था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। क्या था शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत? उनके अनुसार शक्ति के 3 जो अंग होते हैं वो तीनों अलग अलग होने चाहिए। शक्ति के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, न्यायपालिका मतलब कोर्ट। इन तीनों के काम क्या होते हैं? संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कानून को लागू करते हैं, न्यायपालिका कानून का उल्लंघन होने पर दंड देती है। कानून बनाना, लागू करना, दंड देना। अगर एक देश में शासन व्यवस्था सही तरीके से चलानी है तो ये शासन के तीनों अंगों को ढंग से काम करवाना होगा। ये तीनों अंग अगर ढंग से काम करेंगे तो देश की शासन व्यवस्था अच्छी चलेगी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्ति के 3 अंग है, लोकतंत्र के 3 स्तंभ है। ये लोकतंत्र इन्हीं तीनों पर टिका होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इन पे अपने डिटेल से चर्चा करेंगे कि व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है। लेकिन एक नॉर्मल बात समझे कि एक कानून बनाती है, एक कानून लागू करती है और एक कानून का उल्लंघन होने पर दंड देती है। शक्ति पृथक्करण ये कहता है कि ये तीनों चीजें एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जैसे राजा महाराजा के टाइम में हुआ करता था, नियम भी राजा बनाता था, लागू भी वही करता था, दंड भी राजा ही देता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में शक्ति पृथक्करण में भारत के संदर्भ में बात करूं तो नियम बनाने वाली और लागू करने वाली संस्था तो आपस में जुड़ी हुई है, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन न्यायपालिका का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को देश के प्रधानमंत्री से कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं कर सकता देश का प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का, नॉर्मल तरीके से। इसलिए भारत में क्या है, आंशिक शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है। मतलब हमने पॉइंट क्या पढ़ा था, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है और स्वतंत्र है। एकीकृत का तात्पर्य होगा, अभी मैं उसको समझाऊंगा, कि गड़साना से लेकर के दिल्ली तक कोर्ट एक क्रम में है, एक क्रम में है, एकीकृत है। लेकिन सरकारें एक क्रम में नहीं है। देश, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार है, केंद्र सरकार इसके क्रम में नहीं है। केंद्र सरकार अलग है तो अलग है, और यूपी की सरकार अलग है। यूपी की सरकार को राजस्थान की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में न्यायपालिका के संबंध में मैं बात करूं तो एकीकृत है, गड़साना से लेकर के दिल्ली तक एक क्रम में है। गड़साना की कोर्ट के ऊपर दिल्ली की कोर्ट का पूरा अधिकार है। समझ में आई बात? ठीक है। लेकिन गड़साना की अपने जयपुर की विधानसभा जो बनी हुई है, राजस्थान की विधानसभा के ऊपर केंद्र सरकार का डायरेक्ट कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं कर सकती। राजस्थान सरकार अपना नियम विनियम अपने तरीके चलाएगी। लेकिन न्यायपालिका में ऐसा नहीं है। न्यायपालिका एकीकृत है शुरू से लेकर ऊपर तक। कैसे, उस पर चर्चा करेंगे। और स्वतंत्र है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कोई लेना देना नहीं, किसी एमएलए एमपी से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए गए। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक कर्तव्य है, इनके ऊपर अपने भी चर्चा आगे करेंगे। उसके बाद एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इस पे तो खूब चर्चा करेंगे अपने। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो धर्मनिरपेक्ष, इंग्लिश में जो ये इसका शब्द है उसके ऊपर बहुत चर्चाएं होती हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द के, सेक्युलर, कौन सा? सेक्युलर कंट्री। इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या वास्तव में धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत? नहीं है। भारत में हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य सभी धर्मों को संरक्षण दिया गया, अलग अलग तरीके से दिया गया। कैसे दिया गया उस पर भी चर्चा करेंगे अपने बाद में। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमने यही कहना है, कहने को। आपातकालीन प्रावधान है भारत के अंदर। ये संविधान की एक बहुत अच्छी विशेषता है कि क्या होता है, किसी विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमारे पास आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352, 356 और 368 के तहत ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि हम किसी भी विकट परिस्थिति से आसानी से जूझ सकते हैं, आसानी से उसके ऊपर पार पा सकते हैं। ये आपातकालीन प्रावधान कहाँ है, क्या है, कहाँ से लिए गए, उन सभी पे चर्चा करेंगे। जर्मनी से लिए गए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारत में जाति के आधार पर, भारत में आर्थिक आधार पर, किसी भी आधार पर मतदान करने की अनुमति नहीं है। भेदभाव नहीं किया गया मतदान के अंदर। भारत में मतदान करवाने में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया। जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश का है, जो 18 वर्ष से ऊपर हो गया वो वोट डाल सकता है। प्रारंभ में उम्र 21 वर्ष थी। 1968 में 68 ये नहीं, 68 नहीं, 61वां संविधान संशोधन 1984, शायद 84-85 जो भी था, में भी 86, 1986 है। हाँ बिल्कुल, इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी ने लागू किया इसको। 61वां संविधान संशोधन। पहले
वोट डालने की, वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब 18 से ऊपर हो गया तो वयस्क हो गया, मताधिकार यानी वोट डालने की अनुमति पहले 21 वर्ष थी और बाद में क्या कर देगी 18 वर्ष कर देगी। अब वर्तमान में 18 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका है उसे वोट डालने का अधिकार है। सार्वभौमिक मतलब कोई भेदभाव नहीं है इसके अंदर, जो भी 18 साल ऊपर पार कर गया वो वोट डाल सकता है। ये भारतीय संविधान की विशेषताओं में आती है एक बात। उसके बाद है संविधान की आलोचना विशेषताओं में। भारत का संविधान उधार का संविधान है, बहुत से लोग इसकी आलोचना उधार के संविधान के रूप में करते हैं क्योंकि भारत का संविधान बहुत सारे देशों का संविधान मंगाया गया, उसकी नकल कर की गई है, 60 देशों का संविधान मंगा करके ऐसा कुछ कहा गया, ऐसे शब्द कहे गए, जबकि इसका जवाब भी बहुत से विद्वानों ने अलग अलग समय पर दिया है। भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद ने इसका जवाब दिया था कि भारत का संविधान कोई उधार का संविधान नहीं है। अगर हम कोई चीज कर रहे हैं तो हम अगर उसको देख कर, किसी चीज को देख करके उससे अच्छा अगर हम बना लेते हैं तो हम उसकी नकल नहीं कर रहे, हमने उसको परिष्कृत किया, हमने उससे बढ़िया बनाया। हमने कोई भारत का संविधान जो है उधार नहीं है, ठीक है। 1935 के अधिनियम की कॉपी मूल रूप से भारतीय संविधान का 3/4 भाग जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा भारत पर थोपा गया था उसी की कॉपी कर ली गई, उसी को वापस शामिल कर लिया गया। गैर भारतीय संविधान है, आलोचक कहते हैं कि ये भारतीयों का संविधान है ही नहीं, भारतीयों के लिए है ही नहीं, ये तो गैर भारतीय है, दूसरों के लिए बनाया गया संविधान है, ये तो भारत में रहने वाले अनागरिकों का संविधान है, भारतीय नागरिकों का संविधान ही नहीं है। आलोचक कहते हैं कैसे नहीं, उस पर चर्चा करेंगे और है कैसे, उस पर भी चर्चा करें। गांधीवाद से दूर है। गांधी जी ने जो कहा था, जो शिक्षा पर बल देने की बात कही गई थी, गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा पर बल देने की बात कही गई थी, जो जिस भारत की कल्पना गांधी जी ने की थी, ये संविधान उस भारत का निर्माण नहीं करता है। तो गांधीवाद से दूर संविधान है ये। वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि किसी अनुच्छेद में तो कुछ कह दिया, किसी अनुच्छेद में कुछ कह दिया, किसी अनुच्छेद में कह दिया भेदभाव नहीं होगा, आगे वाले में कह दिया भेदभाव हो सकता है, फिर कह दिया कि इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, फिर कहते नहीं इस आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो संविधान में अलग अलग बातें हैं, हम धीरे धीरे जैसे इसको पढ़ते जाएंगे हम समझते जाएंगे। तो इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा गया। एक वकील कहता है ये कह रहा है ना संविधान में, देखो ये अनुच्छेद क्या कह रहा है, दूसरा कहता है ये कह रहा है तो ये क्या हो गया, ये देखो ये क्या कह रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करती है, उसको बताती है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये संविधान की आलोचना है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमें आलोचनाओं को भी ध्यान में देखना होगा, ठीक है। तो अभी आप उतार लीजिए एक कॉपी में, हेडिंग डालिए संविधान की विशेषताएं टॉपिक, और उतारना शुरू करिए। पहले इसके पॉइंट उतारिए, उसके बाद अपने एक एक पॉइंट की डिटेल करेंगे। चलो अब बात करते हैं संविधान की पहली विशेषता है क्या है, अब आप बताते जाओ, बस अपने सब की बात करते जाएंगे। क्या लिखा गया है, सबसे लंबा, अब इनमें आंकड़े वगैरह सब आते जाएंगे, याद करते जाना। सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत का जो संविधान है सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। क्या खास बात है, देखो एक बात याद ध्यान रखना कि संविधान दो प्रकार का हो सकता है, संविधान दो प्रकार का हो सकता है, एक तो होता है लिखित और एक होता है अलिखित। लिखित, दूसरा अलिखित। अलिखित भी संविधान है। लिखित के एग्जाम्पल की बात करूं मैं, लिखित में दो चीजें, लिखित के एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे दो बातें बता देता हूं लिखित में। एक तो लिखित में सबसे लंबा, सबसे बड़ा, और एक सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। यहाँ सबसे पहली बार संविधान किसने लिखा था, प्रथम संविधान, दोनों बात करें। सबसे बड़े संविधान की बात करूं मैं तो सबसे बड़ा संविधान तो है भारत का संविधान। किसका संविधान है, भारत का संविधान। सबसे छोटे और विश्व के पहले संविधान की बात करूं तो आ जाएगा अमेरिका का संविधान। किसका संविधान आ जाएगा, अमेरिका का संविधान आ जाएगा। अलिखित संविधान की बात करूं मैं, एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो एग्जाम्पल है ब्रिटेन का संविधान। इसका ब्रिटेन, अब ध्यान देना, ब्रिटेन कह दो, इंग्लैंड कह दो और यूके कह दो, ब्रिटेन, इंग्लैंड। हालांकि थोड़ा थोड़ा फर्क है, पर पॉलिटी में इसमें कोई फर्क नहीं है, ये समझ लेना। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके में फर्क है, ठीक है। अब कोई फर्क नहीं है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, एक ही बात है। का संविधान किसका उदाहरण है, अलिखित संविधान का उदाहरण है, ठीक है। ये परंपराओं पर आधारित है, परंपराओं। इसको बनाने के लिए कोई संविधान सभा नहीं बनी, ब्रिटेन का संविधान लिखने के लिए कोई संविधान सभा नहीं बनी। ब्रिटेन एक बहुत ही सुलझे हुए लोगों का देश माना जाता है, बहुत ही दिमाग वाले लोगों का देश है वो, ठीक है ना। वहां के राजा ने अपनी मर्जी से राजकाज छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था भैया अब ऐसे देश नहीं चलेगा। 1215 ईस्वी के अंदर देखो, 1200 ईस्वी में अपनी मर्जी से राजा ने अपना राजकाज कार्य छोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि अब ऐसे देश नहीं चलेगा, देश अब वो व्यक्ति चलाएगा जिसको जनता चुनेगी।
मेरा बेटा आगे आने वाला बेटा मेरा राजा नहीं बनेगा। हम तो नहीं चलाते इंग्लैंड को। इंग्लैंड की शासन व्यवस्था आगे वो व्यक्ति चलाएगा जिसको जनता चुनाव करेगी। ठीक है, तो फिर जनता चुनाव करेगी कैसे, कैसे करें, क्या करें सिस्टम। फिर एक परंपराएं बनी कुछ पीछे के हिसाब से सोचा गया। उसके बाद सारा सिस्टम जो है वो परंपराओं पर आधारित हो गया। मतलब परंपराओं पर आधारित का मतलब ये कि वहाँ ये सिस्टम पहले से ही था। सारा सिस्टम वहाँ पे न्यायपालिका पहले से थी, वहाँ पर मंत्रिमंडल पहले से था, वहाँ राज्य का शासन कैसे चलेगा वो तरीके पहले से ही चल रहे थे। वो उन्हीं को ही बस क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया परंपराओं को। परंपराओं पर आधारित संविधान है, आधारित है। ठीक है, इसलिए लिखित संविधान है। तो संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो ये बात होगी। ठीक है, अब बात आती है सबसे लंबा लिखित संविधान, है ना वर्तमान में और उसमें दोनों में बात करते हैं अपने। ध्यान दें, भारत का संविधान, यहाँ क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ भारत के संविधान को। एक तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मूल संविधान, मूल संविधान। एक मैं लिखता हूँ वर्तमान संविधान, मूल संविधान और वर्तमान संविधान। ये दो बातों पे बात करता हूँ, क्या फर्क है उसमें और यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकते हैं। मूल संविधान वो संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया गया, को बना। और वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो संविधान था, जो था वो मूल संविधान था। ठीक है, वर्तमान संविधान कौन सा, वर्तमान संविधान कौन सा, लागू होने के बाद, लागू होने के बाद अब तक 105 संविधान संशोधन होकर के, संविधान संशोधन, कितने संविधान संशोधन हो गए 1950 से लेकर के आज 2021 तक हमारे संविधान में 105 बार संशोधन हो गया। कितनी बार संशोधन हो गया, बार बार बदल दिया, 105 बार चेंजिंग कर दी अपनी उसमें, थोड़ी थोड़ी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। 105 संविधान संशोधन होने के बाद में जो संविधान है वो वर्तमान संविधान है। आज की तारीख का संविधान वर्तमान संविधान है। मूल संविधान वो जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था या 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, वो संविधान मूल संविधान है। और जो वर्तमान संविधान है वो ये जो 105 संशोधन होने के बाद। अब बात आती है कि मैं यह क्या बताना चाहता हूँ कि मूल संविधान में क्या था। मूल संविधान में भाग थे 22। कितने भाग थे, 22 भाग थे। इन 22 भागों में अनुच्छेद थे 395। कितने अनुच्छेद थे, 395। ठीक है, और अनुसूचियां थी, अनुसूचियां मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, 8। कितनी अनुसूचियां थी, 8। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मूल संविधान में। अभी उतारो मत, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, कहीं नहीं जा रहे अपने। ठीक है, और वर्तमान में बात करूं मैं वर्तमान में भाग कितने हो गए, वर्तमान में भाग है 25। कितने, 25। उत्तर क्या करना है एग्जाम में वो सुनना एक बार अभी। और अनुच्छेद है वर्तमान में, अनुच्छेद है लगभग मैं लिख रहा हूं 480 के पास। ठीक है, और अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में, 8 + 4 और जुड़ गई तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12। 8 तो मूल संविधान में थी। अब मैं बात करता हूं यहां पे भाग 22 है, 22 थे, 22 से 25 कैसे हुआ, उसकी क्या कहानी है। तो यहां आपको लिखना होगा कि नंबर 1 तो भाग 7 को, भाग 7 जो मूल संविधान में था को हटाया। भाग 7 को क्या कर दिया, हटा दिया गया, हटा दिया। ठीक है, और क्या किया गया, नए भाग जोड़े गए। भाग 4 कै, भाग 9 कै, भाग 9 कै और भाग 14 कै नए जोड़े। ये आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 4 भाग नए जुड़े हैं ना, 4 ही भाग नए जुड़े। तो यहां एग्जामिनर एक अच्छा प्रश्न बना सकता है कि मूल संविधान में निम्नलिखित में से कौन से पॉइंट थे या कौन से भाग हैं जो संविधान में बाद में जोड़े गए। तो 4 कै, इनमें क्या है ये हम बाद में देखेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 22 भाग थे, आज भाग कितने हो चुके, 25। 1 2 3 4 5 तक तो 22 ही हैं, पर 4 के बाद 4 कै और जोड़ दिया, 9 के बाद 9 कै, 9 कै जोड़ दिया, 14 के बाद 14 कै जोड़ दिया। क्रम तो 22 ही पड़ा आज,
लेकिन बीच में और जोड़ करके क्या कर दिया गया, इनको 25 बना दिया गया। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाग 7 हटा दिया गया। कौन सा भाग हटा दिया गया संविधान से? भाग 7 को हटाया गया है। मूल संविधान में जो तो भाग 7 था जिसमें राज्यों की श्रेणियां थी, भाग 7 में पहले क्या ऐड था? भाग 7 में राज्यों की श्रेणियां दी गई थी। कै श्रेणी, ख श्रेणी के राज्य, इस प्रकार से कुछ नाम थे, श्रेणियां थी भाग 7 में। इसको बाद में श्रेणियां समाप्त कर दी गई तो भाग 7 को हटा दिया गया। वर्तमान में मूल संविधान में जो भाग 7 था उसको निरसित कर दिया गया है। संविधान की पॉलिटी की भाषा में निरसित का तात्पर्य समाप्त कर दिया गया वहां से। अब भाग 7 संविधान में नहीं है। भाग 4 कै, 9 कै, 9 ख, 14 कै ये नए जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 395 थे और अब वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 480 के पास तो हो चुके हैं लगभग। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि लगभग 100 के नजदीक जुड़ गए हैं। तो कौन कौन से जुड़े, यहाँ से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अनुसूचियां 8 थी, बाद में 4 और जोड़ दी गई, कितनी होगी? 12। यहां आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी और उसमें क्या है वो बाद में याद करेंगे। तो 8 थी, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, इनको ये याद करना आपने कि ये जोड़ी गई हैं। और ये इनके बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये जोड़ी गई हैं, कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1950 में। 1950 में संविधान बना और पहला संविधान संशोधन 1950 में हो गया क्योंकि बहुत सी चीजें बदलनी थी। इसीलिए तो कहा है भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, कठोर भी है, लचीला भी है। मतलब उसमें संविधान में संशोधन हो सकते हैं तो इसका मतलब लचीला है, लेकिन वो संशोधन बहुत मुश्किल से होते हैं। तो लचीला और कठोर का मिश्रण, दोनों तरीके से बात आएगी। उसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 51वां संविधान संशोधन, 51वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, 1985 में जो 51वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इनमें क्या है वो बाद में बात करेंगे अपने। अभी अपने ये बात लिखी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो उस बड़े में है क्या, इसमें वही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना उस पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1993, सेम ही सन एक ही है, बस 73वां 74वां एक ही साल में संशोधन हो गए थे। 2 संशोधन एक ही साल में हुए थे। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और उसने ये संशोधन किए। तो ये हमने बात की पहले पॉइंट के ऊपर। क्या पॉइंट था हमारा? कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है। लिखित किसका है? सबसे छोटा किसका? ये होगी बात। अलिखित किसका है? क्या हो सकता है? ये होगी बात। उसके बाद भारत के मूल संविधान में क्या था और उस कितना बड़ा था और आज वो कितना बड़ा है, इस पे चर्चा हुई हमारी। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसे हुए, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उतारिए इसको। दूसरा पॉइंट है नम्यता व अनम्यता का समन्वय। इसमें हम क्या लिखेंगे अर्थात क्या बात हुई, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, लचीलेपन का समन्वय। कठोर व लचीलेपन का समन्वय है। नम्यता व अनम्यता का समन्वय का मतलब हुआ कि कठोर भी है और लचीला भी है भारतीय संविधान। देखो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन, देखो संविधान में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है। जो संविधान बन गया, ऐसा नहीं है भारत में, ऐसा नहीं है कि जो संविधान 1950 में बनकर के तैयार हो गया बस वो बन गया, अब तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, ये तो बस लागू कर दो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन तो आसानी से हो सकते हैं, कुछ परिवर्तन बहुत कठोर तरीके से होते हैं। अब ध्यान देना, संविधान में परिवर्तन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 3 व 4 से, 4 में परिवर्तन कैसे होता है? अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार संविधान में परिवर्तन कैसे होगा? एक तो ये, और एक बताते हैं अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में परिवर्तन कैसे होगा। 3 तरीके हैं संविधान में परिवर्तन करने के। वो 3 तरीके 2
भागों में बांट सकते हैं। एक तो अनुच्छेद 3 और 4 के अनुसार संविधान में संशोधन कैसे होगा, और एक अनुच्छेद 368 के अनुसार। अनुच्छेद 3-4 के अनुसार संविधान में संशोधन का एक प्रकार है, एक तरीका बताया गया है। कैसे? साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन। कैसे होता है? साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन। साधारण बहुमत से संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है कि साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कैसे हो सकता है, ये बात कहीं कहाँ लिखी गई? अनुच्छेद 3-4 में। अनुच्छेद 3-4 मिलकर के ये बता रहे हैं कि संविधान में साधारण बहुमत से भी परिवर्तन हो सकता है। साधारण बहुमत और परिवर्तन कौन कर सकती है? परिवर्तन कौन करेगी? परिवर्तन का अधिकार किसको है? संविधान में संशोधन, संविधान के अंदर परिवर्तन या संविधान में संशोधन का अधिकार किसको है? किसके पास है संविधान में संशोधन करने का अधिकार? केवल संसद के पास है। किसके पास है? केवल संसद। राज्य की सरकारें या राज्य उसमें कुछ नहीं कर सकता, केवल संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? कहां लिखा गया है? अनुच्छेद 3-4 में लिखा गया है कि संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। संविधान जो लिख दिया था, जो किताब है, उसमें संशोधन कैसे हो सकता है? अनुच्छेद 3-4 के अनुसार साधारण बहुमत से हो सकता है। साधारण बहुमत का मतलब जितने लोग उपस्थित है, आधे लोगों ने कह दिया ये चेंज कर दो, इसमें अनुच्छेद 13 को ऐसे बदल दो, 14 को ऐसे बदल दो, तो बदल जाता है साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 3-4 के अनुसार वो क्या बातें हैं वो बाद में बात करेंगे कि किन चीजों में परिवर्तन होता है। उसके बाद अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार। मैंने क्या लिखा? संविधान में परिवर्तन कितनी प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। एक तो हो सकता है साधारण बहुमत से, और 2 प्रकार बताए 368 में कैसे हो सकता है। दूसरा प्रकार बता रहा हूं मैं, एक साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। उनको थोड़ा चुप करवा के आना, सरदार जी बोल रहे बोल रहे। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। ये क्या चीज होती है, उसमें बात करते हैं अपने। विधानमंडलों की स्वीकृति। ये 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन के। अब दोबारा सुन लेना, प्रश्न सुनना। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो 3 प्रकार से। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से। संविधान में संशोधन कौन कौन से 3 प्रकार से हो सकता है? नंबर 1, कौन कौन से 3 प्रकार है? नंबर 1, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन। नंबर 2, विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन। नंबर 3, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संविधान में संशोधन। ये 3 तरीके हैं संविधान में संशोधन के। साधारण बहुमत का तात्पर्य क्या हुआ कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद के 2 भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब मान लीजिए लोकसभा बैठे हो, लोकसभा के लोग बैठे हो। अब साधारण बहुमत का मतलब क्या हुआ कि जितने लोग उपस्थित हो, जैसे मान लीजिए कि आप 100 में से आए हो 80, 100 में से कितने लोग आए हो? 80 लोग आए हो। 80 में से अगर 41 लोगों ने कह दिया कि ये चेंज कर दो, तो वो संविधान में परिवर्तन हो जाएगा। 80 में से 41 लोगों ने कह दिया। ये तो होता है साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। विशेष बहुमत क्या होता है? विशेष बहुमत में 2 शर्त होती है। कितनी शर्तें होती है? 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 2 शर्तें कौन कौन सी होती हैं? ध्यान देना। नंबर 1 कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य, घर जाकर के दोबारा नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है पॉलिटी, ध्यान रख लेना। वह और तथा नहीं लिखा, या नहीं लिखा, वह मतलब दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, वह उपस्थित वह मतदान करने वालों का, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये दोनों शर्तें यदि पूरी होंगी तो विशेष बहुमत पूरा होगा। और तीसरा प्रकार क्या था? देखो तीसरी चीज क्या बताई? तीसरा परिवर्तन कैसे होगा? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। ये और भी डिफिकल्ट हो गया। ये आसानी से संविधान में परिवर्तन, ये थोड़ा मुश्किल, ये और भी मुश्किल। इसलिए संविधान को क्या कहा है? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है। लचीला भी है, कठोर भी है, आसानी से भी बदल सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनमें बदलाव करने के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे राष्ट्रपति वगैरह हो गए, इनके नामों में बदल, इनके क्रम में या इनकी पदावधि, इनके कार्यकाल या इनकी निर्वाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें बदलाव करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब विशेष बहुमत क्या होता है? 2 शर्तें होती है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। अब मान लीजिए
कुल सदस्य संख्या का बहुमत का तात्पर्य क्या होगा? एक एग्जाम्पल देता हूं मैं इसके अंदर आपको। एग्जाम्पल देखो, एक दिन संसद लगी, संसद में उपस्थित सदस्य थे, मान लीजिए कि हमारे संसद में लोकसभा है, लोकसभा में टोटल सदस्य मान लेते हैं, अब कितने? 500। अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत तो मतलब हुआ कि 500 का पहली शर्त के अनुसार तो हो गया 251। दूसरी शर्त 500 की जगह मैं 600 कर रहा हूं क्योंकि 2/3 निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। 500 ये 600 सदस्य मान लीजिए संसद में 600 हैं, 600 की पहली शर्त के अनुसार तो हो गया 301 कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और दूसरा है उपस्थित व मतदान करने वालों सदस्यों का बहुमत, 600 के 600 ही उपस्थित थे तो इसका 2/3 आ जाएगा। 600 का 2/3 गुणा 2/3 तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 400। अब मान लीजिए दो शर्तें क्या है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना चाहिए, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत भी होना चाहिए। उपस्थित सदस्य हुए, मान लेते हैं कि 380 लोग साइन कर चुके हैं, 380 ने साइन कर दिए 600 में से, लेकिन वो संविधान संशोधन पारित नहीं होगा जिसमें दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही। तो मान लीजिए दूसरी शर्त, पहली शर्त के अनुसार तो 301 होने चाहिए, दूसरी शर्त के अनुसार 400 लोग को साइन होने चाहिए। अब दोनों शर्तों में से 380 ने साइन कर दिए, क्या संविधान संशोधन पारित हो जाएगा? क्योंकि दोनों शर्तें पूरी नहीं। अब क्या हुआ? कुल सदस्य मान लीजिए 600 में से पहली शर्त उपस्थित हुए एक दिन 300 ही, कितने आए? 300। पहली शर्त के अनुसार 301 सदस्य चाहिए थे, दूसरी शर्त के अनुसार 300 का 1/2/3 200 साइन चाहिए थे, साइन कर दिए 280 लोगों ने। क्या संविधान संशोधन जो है, विधेयक जो पारित हो जाएगा? नहीं होगा। अब कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही? अब ऊपर वाली शर्त पूरी नहीं हो रही। पहले कौन सी शर्त पूरी नहीं हो रही थी? नीचे वाली शर्त पूरी नहीं हो रही थी। पहले 400, क्योंकि उपस्थित कितने भी हो सकते हैं ना, 600 के 600 उपस्थित हो गए, हो सकता है 600 में से 300 ही आए। तो ऐसा हो सकता है ना कि लोग मेजोरिटी बना ले और इस दिन ऐसे करते हैं, बाकियों का आना रोक देते हैं, अपने 100-200 लोग चलते हैं, और क्या चाहिए? सिर्फ विशेष बहुमत चाहिए, अपने उपस्थित सदस्य विशेष बहुमत के अनुसार अपने पारित कर देंगे। समझ में आई बात? इस चीज को रोकने के लिए दोनों शर्तें रखी गई, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 और कुल का बहुमत। उपस्थित का बहुमत नहीं, कुल का बहुमत। इसको और समझेंगे अपने, कल समझेंगे।